Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 1 है ये और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीक के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य में पीएम मोदी ने आरोग्य वन और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के केवड़िया में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य वन और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है। केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क को पॉपुलरली जंगल सफारी के नाम से भी जाना जाता है और आरोग्य वन के उद्घाटन करने का मकसद यही था कि इससे जो भारत की ट्रेडिशनल हर्ब्स और प्लांट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। एट प्रेजेंट आरोग्य वन में 380 प्रजातियां की 5 लाख सैपलिंग्स लगाए गए हैं, जिससे भारत की जो ट्रेडिशनल प्लांट स्पीशीज़ है, उनके हर्ब्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके एप्लीकेशन पे भी ध्यान दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, हाल ही में इनमें से किसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक एयर लॉन्च संस्करण परीक्षण किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने 30 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक एयर लॉन्च वर्जन टेस्ट फायर किया है और इसके साथ साथ अब इनके सक्सेसफुल परीक्षण के बाद अब इसे 40 से ज़्यादा सुखोई फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इससे जो हमारी ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है फोर्स की, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा विश्व की पहली साइंस टून पुस्तक बाय बाय कोरोना इनमें से किसने जारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने रिलीज की है दुनिया की पहली साइंस टून बुक बाय प्रदीप श्रीवास्तव, जिसका नाम है बाय बाय कोरोना। इसमें जो यूजर्स हैं इनमें जो रीडर्स हैं उन्हें अवेयर कराया जाएगा अबाउट कोविड-19 और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें बताए जाएंगे इन अ लॉजिकल वे, ताकि लोग इससे डरे नहीं बल्कि लॉजिकली समझे कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और जिन्होंने ये किताब बनाई है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, वो पूर्व सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट रह चुके हैं एट CSIR CDRI लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, पीएम मोदी ने इनमें से किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है और ये रन करेगी बिटवीन स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है केवड़िया के गुजरात में और फॉल करता है इन द नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, टू साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि है अहमदाबाद में। और ये सी प्लेन कवर करेगी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस इन जस्ट 45 मिनट्स, जो बाय रोड 4 आवर्स लगते थे। और इसे ऑपरेट करेगी प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट की होल्ली ओन सब्सिडियरी, जिसका नाम है स्पाइस शटल। ये जो प्लेन है ये सिर्फ 19 पैसेंजर्स को एक टाइम कैरी कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, भारत का पहला टायर पार्क इनमें से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल। भारत का पहला टायर पार्क लॉन्च किया जाएगा वेस्ट बंगाल में और ये लॉन्च किया जाएगा बाय दी वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसमें जितने भी स्क्रैप और डिफेक्टिव पार्ट्स है टायर्स के, उन्हें लेके एक पार्क बनाया गया है जिसमें आर्ट वर्क्स डिस्प्ले किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्मॉल कैफ़े भी है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये जो बेहतरीन काम इन टायर्स पे किया गया है उसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसे मेंटेन करती है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट।
तो कुछ वर्षों पहले मध्य प्रदेश में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम हो गई थी। पहले 40 टाइगर्स थे जो घट के 0 हो गए थे, लेकिन लास्ट 10 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और इससे ये टाइगर की पॉपुलेशन अब बढ़ के 52 हो गई है। तो इसके लिए यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया है टू पन्ना नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, 1.8 किलोमीटर लंबी जो फेनी ब्रिज है जो दिसंबर 2020 तक पूरी हो जाएगी, वो भारत को इनमें से कौन से पड़ोसी देश के साथ जोड़ेगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी बांग्लादेश। फेनी ब्रिज जो कि आएगी ऑन रिवर फेनी वो 1.8 किलोमीटर लंबी है और ये भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ेगी, जो कि कंप्लीट होगी बाय दिसंबर 2020। और इसके जो मेजर की स्टोन थे वो रखे गए थे वर्ष 2015 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और ये एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ जोड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी इनमें से किस राज्य में शुरू की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई केरला। केरला में शुरू की गई है भारत की पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन और इसे लॉन्च किया है केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने और ये इनॉग्रेट किया गया है एट दी वैली टूरिस्ट विलेज जो कि है केरला के आउटस्कर्ट्स में। तो चलिए इस ट्रेन के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे खास बात इस ट्रेन की है कि ये इको फ्रेंडली है और ये सोलर पावर्ड है। 2.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता ये कवर करेगी मिनिएचर रेलवे और उसके साथ साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बोगीज है और ये एक साथ सिर्फ 45 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है। तो इस 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोग नेचर का नाम उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, इनमें से किस मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के साथ गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 ऑर्गेनाइज किया है। ये उत्सव 3 दिन चला है, 2 से 4 नवंबर के बीच में, जिसमें कई सारे इवेंट्स हुए हैं वर्चुअली। ये 12वीं वर्ष यानी कि 12th एनिवर्सरी है जब गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 12 वर्ष पहले जो हमारी गंगा नदी है उसे नेशनल रिवर घोषित किया गया था। और इस वर्ष एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन जो गंगा टास्क फोर्स है उन्होंने एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर एफॉरेस्टेशन यानी कि गंगा के आजू बाजू कई सारे पेड़ वगैरह लगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, हाल ही में इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 10 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री, उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 10 से 30 नवंबर के भीतर पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है और ये किया गया है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट पे, क्योंकि कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे विंटर्स में, ऐसा रिसर्च का कहना है। और उनका ऐसा मानना है कि जो दीपावली जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है उनसे हम बिना पटाखों के भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। मट्टी के दिए और कैंडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 100% मोटर वाहन कर की छूट दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में ये नोटिफाई किया है कि वो 100% मोटर व्हीकल टैक्स वेवर ऑफर करेंगे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूसेज है राज्य में वो बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन इकोसिस्टम भी राज्य में डेवलप होगा। और ये जो एग्जेम्पशन है ये ऑफर किया जाएगा सभी ट्रांसपोर्ट एंड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल, इनमें से किसने पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण को विकसित किया है जिसे उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट फायरिंग की है ऑफ द एडवांस वर्जन ऑफ द पिनाका रॉकेट 5 नवंबर 2020 को और ये टेस्ट फायरिंग की गई है उड़ीसा के चांदीपुर से। तो ये जो पिनाका का एनहांस्ड वर्जन है
ये लॉन्गर रेंज अचीव करेगा इनके पुराने वर्जन के कंपैरिजन में। और ये ऑलरेडी जो हमारी सिस्टम यानी कि हमारी आर्मी यूज़ कर रही है पिनाका MK1 सिस्टम, उसे ये रिप्लेस करेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। सॉरी, 13वां सवाल, मिशन सागर के द्वितीय चरण के तहत हाल ही में इनमें से कौन सी भारतीय नौसेना जहाज पोर्ट सुदान पहुंचा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी INS एरावत। तो INS एरावत पोर्ट सुदान रीच किया है अंडर द फेज 2 ऑफ द मिशन सागर। और ये जो INS एरावत है ये कैरी कर रही है अपने साथ 100 टन्स ऑफ फूड एड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सूडान में एंड साउथ सूडान में। और ये सब किया जा रहा है मिशन सागर के फेज 2 के तहत। मिशन सागर के तहत भारत अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ है उनको कोविड-19 और बाकी सब नेचुरल कैलामिटीज़ से ओवरकम करने के लिए टाइम टू टाइम ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो फूड एड हो या मेडिसिन हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां सवाल, जॉन मैगुफुली को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए टांजानिया। जॉन मैगुफुली को दोबारा यानी कि सेकेंड टर्म के लिए चुना गया है एज द टांजानियन प्रेसिडेंट। और ये जो उन्होंने इलेक्शन जीता है ये इसमें उन्होंने 85% ऑफ वोट्स हासिल किए हैं। और उनके जो मेन चैलेंजर रहे हैं जिनका नाम है टुंडू लीसू, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13% वोट हासिल किए हैं या फिर 1.9 मिलियन वोट्स। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां सवाल, कैरेट संयुक्त नौसेना अभ्यास इनमें से किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो नेवीज है बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कैरेट, उसे कंडक्ट किया है 4 नवंबर 2020 को। तो कैरेट का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कोऑपरेशन अफ्लोट, रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। और ये जो कैरेट एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई थी चिट्टगोंग बांग्लादेश में। तो ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करती है, जिसमें कई सारे प्रोफेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, कम्युनिटी रिलेशंस प्रोजेक्ट कंडक्ट किया जाता है और उसके साथ साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंजेस भी कंडक्ट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां सवाल, सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप की 40वीं बैठक का उद्घाटन और अध्यक्षता इनमें से किसने की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी शक्तिकांता दास। RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने उद्घाटन किया है और इसके साथ साथ उन्होंने चेयर किया है द 40th मीटिंग ऑफ द सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप। और अपने इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा है कि जो सार्क नेशंस है और उनके बीच में जो आपसी कोऑपरेशन और जॉइंट पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने सभी सार्क जो रीजन्स हैं उनकी मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है उसका भी मुआयना किया है और उसके बारे में चर्चा की गई है कि क्या हमारे जो सार्क फाइनेंस इनिशिएटिव्स हैं वो कितने ज़्यादा यूज़फुल है कोविड-19 के जो इम्पैक्ट है उसे मिटिगेट करने में। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां सवाल, किस देश के PM के साथ नरेंद्र मोदी ने एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किया है और व्यापार, ऊर्जा, जहाज निर्माण और संस्कृति के क्षेत्र में 15 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी इटली। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इटली काउंटर पार्ट जिसका नाम है जियोसिपी कॉन्टे के साथ एक वर्चुअल बायलैटरल समिट कंडक्ट किया है 6 नवंबर 2020 को। और इस वर्चुअल समिट के दौरान ये जो दोनों लीडर्स हैं उन्होंने 15 पैक्ट साइन किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि ट्रेड, एनर्जी, शिप बिल्डिंग एंड कल्चर। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी पॉसिबिलिटी जताई है कि कैसे डिफेंस के क्षेत्रों में इटली निवेश कर सकती है भारत में। और सबसे बड़ी बात इसकी ये आई है कि जो G20 समिट होने वाला है वर्ष 2021 में, अब भारत की जगह उसकी मेज़बानी करेगा इटली। और वर्ष 2022 में जो G20 समिट होगा उसकी मेज़बानी करेगा भारत। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां सवाल, उस सुपर आंधी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिलीपींस पर प्रहार किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी गोनी। सुपर
टाइफोन गोनी ने हिट किया है फिलीपींस को रिसेंटली ऑन 1 नवंबर 2020। और ये जो टाइफून ने हिट किया है, इन्होंने मेनली कैटनडुअन्स जो प्रोविंस है उसमें हिट किया है, और इस टाइम जो विंड्स की स्पीड थी वो थी 140 माइल्स पर आवर, और उसके बाद वो जा रहे थे टुवर्ड्स मनीला जो कि फिलीपींस का कैपिटल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की ओर। 19वां सवाल, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA ने हाल ही में एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और जिसके तहत उन्होंने एक रेवेन्यू टारगेट कितने तक का रखा है फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 2406 करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा है फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। और ये जो MOU साइन हुआ है बिटवीन IRDEA एंड MNRE, इसके तहत वो की टारगेट सेटअप करेंगे वर्ष 2020 और 21 के लिए। तो इस MOU के तहत उन्होंने, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2406 करोड़ का टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के साथ, और IRDA ने अब तक यानी कि नवंबर 2020 तक 2700 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है, जिसकी कुल लागत है 57,000 करोड़ रुपए। और इसके साथ साथ अब भारत में 17,259 मेगावाट का जो ग्रीन पावर है वो एडिशनल प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां सवाल, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर निवेश प्रस्ताव के लिए कैबिनेट ने कितने राशि की स्वीकृति दी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 1810 करोड़। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हमारे कैबिनेट ने 1810 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और ये जो लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आएगा, ये जनरेट करेगा 210 ऑफ मेगावाट पावर, और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था 4 नवंबर 2020 को। सॉरी, देयर इज सम कंफ्यूजन फ्रॉम माय एंड। तो ये जो लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें 1810 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, और कंप्लीट होने के बाद ये 758.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय दी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इन BOOM मोड, जो कि है बिल्ड भी वो लोग करेंगे, इसे ओन भी करेंगे, और इसे ऑपरेट और मेंटेन भी किया जाएगा बाय सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और इसके लिए एक MOU साइन किया गया था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां सवाल, मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए इनमें से किस बैंक ने 132.8 मिलियन $US का ऋण दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132.8 मिलियन $US का लोन दिया है, जिसके तहत मेघालय में पावर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और उसके साथ साथ वहाँ का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे और ज़्यादा मॉडर्नाइज और अपग्रेड किया जाएगा। तो इस ऋण के तहत 23 सब स्टेशंस का निर्माण होगा, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग 45 सब स्टेशंस हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा, उन्हें रेनोवेट किया जाएगा, और इसके साथ साथ 2214 किलोमीटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, और जहाँ पर वो इंस्टॉल नहीं है उसे इंस्टॉल भी किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने मिलेनियल कस्टमर्स के लिए बैंकिंग स्टैक लॉन्च किया है, जो कि एक त्वरित बचत खाता और एक सुविधा चालित आई मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ICICI बैंक। हाल ही में ICICI बैंक ने अपने मिलेनियल कस्टमर्स के लिए बैंकिंग स्टैक लॉन्च किया है, जो कि इंस्टेंट सेविंग्स अकाउंट और फीचर ड्रिवन आई मोबाइल एप्लीकेशन ऑफर करता है। इसके साथ साथ जो उनके मिलेनियल कस्टमर्स है अप टू दी एज ऑफ 35 ईयर्स, वो अप्लाई कर सकते हैं डिजिटली इस आई मोबाइल ऐप के लिए, जिसे ICICI बैंक माइन भी कहा जाता है। और इसमें उनको इंस्टेंट सेविंग्स अकाउंट की सुविधा मिलेगी, क्यूरेटेड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी, जिससे वो एनी टाइम अपग्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंटरपर्सनल लोन्स और ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा उन्हें मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने बैंकिंग और NBFC के लिए को लेंडिंग मॉडल यानी कि CLM योजना की घोषणा की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक को लेंडिंग मॉडल स्कीम अनाउंस की है बैंक्स
NBFCs और इसमें इंक्लूडेड है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। और इस को लेंडिंग मॉडल स्कीम के तहत उनका मकसद यही है कि जो भी हमारी अनरिजर्व्ड और अंडर डिजर्व्ड सेक्टर्स है इकोनॉमी की, उसमें जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो बरकरार रहे। तो यानी कि अब बैंक्स, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज है वो लोग मिलकर जो प्रायोरिटी सेक्टर के बोरोवर्स हैं उन्हें लोन प्रोवाइड कर सकती है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। और ये कुछ भी यानी कि जो भी लेंडिंग की जाएगी, को लेंडिंग की जाएगी, ये कोई प्रायर अग्रीमेंट बैंक्स और NBFCs के बीच में जो डिसाइडेड होगा उसके तहत की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां सवाल, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कितनी भारतीय भाषाओं में व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B10। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद व्हाट्सएप पे अब भारत के 10 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा और इससे जो यूजर्स है वो अपने व्हाट्सएप नंबर से दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ऑल यू नीड इज़ अ डेबिट कार्ड। और आपका जो डेबिट कार्ड होगा वो अगर UPI यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड जिस भी बैंक का होगा अगर वो UPI सपोर्ट करता है, तो जैसे कि आप गूगल पे खुद को रजिस्टर करते हैं वैसे ही आप व्हाट्सएप पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और इमीडिएटली अगर सामने वाले को आपको पेमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं अपने सिर्फ डेबिट कार्ड के माध्यम से। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो UPI सपोर्टिव होनी चाहिए, वरना व्हाट्सएप पे काम नहीं करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की ओर। 25वां सवाल, 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है जो 9 नवंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B NK सिंह। NK सिंह इज द हेड ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन जिसका गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को और अब 9 नवंबर को वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू दी प्रेसिडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां सवाल, न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री कौन बने हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन को 2 नवंबर को चुना गया है न्यूजीलैंड के फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर के रूप में और उनका चुनाव किया है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंदा आर्डर्न ने। तो इंडिया में बॉर्न हुई थी प्रियंका राधाकृष्णन और फिर वो पढ़ने चली गई थी सिंगापुर और उन्हें चुना गया है एज द मिनिस्टर फॉर द कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर एंड एसोसिएट मिनिस्टर फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां सवाल, वर्ष 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर सदस्यीय संघ यानी IPU के नए अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज डुआर्ट पेचोको। डुआर्ट पेचोको चुना गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम 2020 टू 2023। तो जो भी IPU के प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें 1 मैंडेट ऑफ 3 years के लिए चुना जाता है IPU के गवर्निंग काउंसिल द्वारा, जो कि IPU की डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। और इसके साथ साथ जो IPU के प्रेसिडेंट है यानी कि डुआर्ट पेचोको वो डायरेक्ट करेंगे सारी एक्टिविटीज़ को, जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं IPU की उन्हें चेयर करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे IPU को एट दी ग्लोबल लेवल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां सवाल, TRP सिस्टम पर नई 4 सदस्यीय केंद्रीय समिति के प्रमुख के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B शशि S वेम्पति। प्रसार भारती के CEO शशि S वेम्पति को चुना गया है एज द न्यू हेड ऑफ द 4 मेंबर सेंट्रल कमिटी ऑन TRP सिस्टम। लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए। तो TRP स्कैम को एनालाइज करने के लिए एक 4 मेंबर की सेंट्रल कमेटी का गठन किया गया है 4 नवंबर को, जो कि रिव्यू करेंगे कि हमारी जो टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज है भारत में उनके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, जो कि वर्ष 2014 में रिलीज़ किए गए थे और वो आज के डेट में कितने वैलिड है, उनमें क्या क्या रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है और उनमें क्या क्या लूप होल्स है जिन्हें चेंज किया जाना चाहिए। और ये रिपोर्ट वो अपनी 2 मंथ में सबमिट करेंगे हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को। चलिए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां सवाल, सिस्का समूह के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज
सी राजकुमार राव। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने चुना है राजकुमार राव को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और वो कंपनी की जो एलईडी और फैन सेगमेंट्स है उसे प्रमोट करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और वो कनेक्ट करेंगे अर्बन ऑडियंसेस के साथ। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, इनमें से किसे यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज ई दिलीप रथ। दिलीप रथ जो कि है चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अब उन्हें यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है एज द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ऑन 2 नवंबर 2020। तो दिलीप रथ पिछले 10 वर्ष से एसोसिएटेड है विद द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कमेटी, और उसके साथ साथ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन डेयरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। 31वां सवाल, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 रिलीज किया है, और उनके हिसाब से इनमें से किस राज्य को बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिला है इन दी लार्ज स्टेट्स कैटेगरी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए केरला। पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा रिलीज की गई पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बेस्ट गवर्न स्टेट इन दी लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है केरला, और ये जो उन्होंने किया है इसमें कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये रेटिंग दी गई है। और उसके अलावा स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है गोवा, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स और नेगेटिव पॉइंट्स जिन्होंने स्कोर किया है उसमें आता है मणिपुर, और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है चंडीगढ़। चलिए बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां सवाल, 2020 के लिए एमिड लिही पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी गणेश काटरे। गणेश काटरे ने जीता है एमिड लिही अवार्ड 2020। तो चलिए जान लेते हैं अवार्ड किस लिए उन्हें दिया गया है। तो दिनेश काटरे जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन में इन द फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। चलिए बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, हाल ही में एशिया मनी ने एक वेल कंडक्टेड जो कि एक वेल नोन पब्लिकेशन है, उन्होंने एक पोल कंडक्ट किया था। तो इनमें से कौन से बैंक को दिया गया है मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया का खिताब? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए HDFC बैंक। HDFC बैंक लिमिटेड को दिया गया है एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया का खिताब फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। और ये जो पोल कंडक्ट करवाया गया था ये किया गया था बाय द वेल नोन पब्लिकेशन एशियन मनी। तो उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को कहा था कि इस पोल में वो लोग कंसिडर करें एक कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या क्या है, कि उनके फाइनेंशियल सेगमेंट्स कैसे हैं, उनकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, उनके IR एक्टिविटीज़ और CSR इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने उन्हें पोल करने दिया था। और दूसरी कंसेक्यूटिव टाइम ये ऑनर दिया गया है HDFC बैंक लिमिटेड को। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां सवाल, किस फिल्म ने 14वें एशिया फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत पुरस्कार जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई गली बॉय। 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स में गली बॉय को दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड, और जो हम उनके म्यूजिशियन कर्श काले एंड सैल्वेज ऑडियो कलेक्टिव ने जीता है ये अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड फॉर गली बॉय एट द एनुअल एशियन फिल्म अवार्ड्स। तो कई सारे नॉमिनेशंस हुए थे भारत से, और सिर्फ एकमात्र ये इंडियन प्रोजेक्ट है गली बॉय का जिसे ये अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा ये जो म्यूजिकल कलेक्टिव है इससे पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है फॉर द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर। चलिए बढ़ते हैं आगे 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां सवाल, ग्रामीण भारत के लिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति यानी कि ASER 2020 में इनमें से किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी केरला।
जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है यानी कि ASER 2020 रिपोर्ट है फॉर रूरल इंडिया, उसमें पहले नंबर पर आता है केरला, जिनमें लगभग 94.3 जो बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस है। दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश विथ 90%, तीसरे नंबर पर है पंजाब विथ 88% और हरियाणा है चौथे नंबर पर विथ 82.3% ऑफ चिल्ड्रन जिनके पास स्मार्टफोन एक्सेस है। इसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट किया इस रिपोर्ट में कि 3% जो बच्चे हैं जिनकी आयु है 6 से 10 वर्ष के बीच में, उन्हें अब तक स्कूल में एनरोल नहीं कराया गया है। तो ये जो सर्वे किया गया था, इस बार ये सर्वे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हुआ था और ये सर्वे कैरी आउट हुआ था 26 राज्यों में और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में, जिसमें उन्होंने लगभग 9000 टीचर्स और प्रिंसिपल्स का मुआयना किया था, कई सारे बच्चों से भी बात की थी। चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां सवाल, इनमें से किस फिल्म ने 14वें एशियन फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई गली बॉय अगेन। तो गली बॉय ने एट द 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स में जीता है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। चलिए जान लेते हैं डिटेल्स। तो एशियन फिल्म अवार्ड्स एकेडमी ने अनाउंस किया है 14वां एशियन फिल्म फेयर अवार्ड्स, और जिसमें जो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर है वो जीता है मूवी गली बॉय ने, जिसमें रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट ने स्टार किया है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है मूवी पैरासाइट को, जो कि है फ्रॉम साउथ कोरिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अब MOUs और पार्टनरशिप्स की ओर। 37वां क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए पेशकश करने के लिए एडेक्स के साथ भागीदारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल्स के स्किल्स को डेवलप करने के लिए भारत की जो सबसे बड़ी लेंडर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने हाल ही में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है विद द नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है एडेक्स। इसके माध्यम से ये लोग 3 ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करेंगे, जिसमें कैसे अपनी जो क्रिएटिविटी है वर्क प्लेस में वो दिखाई जाए, क्या क्या रिलेशनशिप मार्केट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया जाना चाहिए, इन 3 मुद्दों पे बेस्ड रहेंगे ये कोर्सेज, और इसे एक्सेस करके लोग अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां सवाल, प्रसार भारती ने कितने शिक्षा टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए IT मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E51। भारत की जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उन्होंने 4 नवंबर को एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके तहत वो 51 DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम एजुकेशनल टीवी चैनल्स लॉन्च करेंगे। और ये जो चैनल्स लॉन्च किए जाएंगे, ये सबसे पहली बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और ये 24/7 अवेलेबल होंगे, ताकि भारत का जो विजन है कि एजुकेशन फॉर ऑल अचीव हो, वो अचीव किया जा सकता है। इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और हर लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब स्पोर्ट्स सेगमेंट की ओर। 39वां क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी ने 2020 महिला T20 चैलेंज के लिए टाइटल प्रायोजक नामित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जियो। हाल ही में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो जियो है वो रहेंगी टाइटल स्पॉन्सर फॉर द 2020 एडिशन ऑफ द विमेंस T20 चैनल। और ये जो चैलेंज ये है विमेंस T20 चैलेंज, ये 4 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा इन शारजाह, और ये इसके साथ इनको सपोर्ट मिलेगा ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल का। चलिए बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां सवाल, एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और दूसरे नंबर पर आते हैं वैल्टेरी बोटाक्स, और तीसरे नंबर पर आते हैं डैनियल रिकार्डो। चलिए बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां सवाल, मार्डन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से हाल ही में वाणिज्य वृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने किस देश के लिए क्रिकेट खेला है?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेला है मार्लन सैमुअल्स ने। उनकी जो इंटरनेशनल करियर है वो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने 71 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 207 ओडीआईज में हिस्सा लिया है और उसके साथ साथ उन्होंने 67 T20 मैचेस खेले हैं एट द इंटरनेशनल लेवल और अपने करियर के दौरान उन्होंने 11,134 इंटरनेशनल रन्स भी हासिल किए हैं और लास्ट उन्होंने वर्ष 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और अब 4 नवंबर को उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट है प्रोफेशनल क्रिकेट से वो अनाउंस की है। चलिए बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां सवाल, शेन वॉटसन ने सभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो किस देश को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते थे और अब उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास लेने का निर्णय लिया है और उन्होंने ये ऑफिशियल भी किया है कि 29 अक्टूबर 29 को जो मैच होने वाला है बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स इन दुबई, वो उनका लास्ट मैच होगा एट दी सीनियर लेवल। चलिए बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की ओर। 43rd क्वेश्चन, कौन सा टेनिस खिलाड़ी हाल ही में 1000 मैच जीत हासिल करने वाला केवल चौथा व्यक्ति बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई राफेल नडाल। राफेल नडाल हैज़ बिकम द ओनली 4th मैन टू रीच 1000 मैच विन्स। तो 1968 में जब ये ओपन एरा शुरू हुआ था उसके बाद तक अभी सिर्फ 4 लोगों ने इस क्लब को ज्वाइन किया है जो रिसेंट में है राफेल नडाल। उनसे पहले नंबर पर है जिमी कॉनर्स जिन्होंने अब तक 1274 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पर है रॉजर फेडरर जिन्होंने 1242 मैचेस जीते हैं और तीसरे नंबर पर है इवान लेंडल जिन्होंने 1068 मैचेस जीते हैं और अब चौथे मेंबर जिन्होंने एक क्लब को ज्वाइन किया है वो है 34 वर्षीय राफेल नडाल और ये उन्होंने किया है हरा करके फेलिशियानो लोपेज को। चलिए बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की ओर। 44th क्वेश्चन, किस क्रिकेट अंपायर ने हाल ही में ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय मैचों की रड़ी कोर्टिजन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी अलिमदार। अलिमदार ने 1 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ा है ऑफ द रूडी कोर्टिजन कि उन्होंने और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ओडीआईज है उसे ऑफिशिएट किया है और इस बार उनका 210वां मैच था बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे। तो अलीमदार पाकिस्तान को खुद बिलोंग करते हैं और अपने अभी तक के करियर में उन्होंने 132 और अपने करियर में उन्होंने 210 मैचेस को ऑफिशिएट किया है। चलिए बढ़ते हैं आप ऑर्बिचुअरीज की ओर। 45वां सवाल, हाल ही में इनमें से किस राज्य के कृषि मंत्री आर दुराईकन्नू का निधन हुआ है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी तमिलनाडु। तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर दुराईकन्नू का हाल ही में निधन हुआ है 1 नवंबर 2020 को ड्यू टू कोविड-19। इसके अलावा उन्होंने AIADMK के जो थंजावुर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उसमें सचिव की भी पोस्ट होल्ड की है। चलिए बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। शॉन कॉनरी का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी एक्टर। स्कॉटिश लेजेंड एक्टर शॉन कॉनरी का निधन हुआ है एट द एज ऑफ 90। वो सबसे ज़्यादा फेमस थे अपने रोल के लिए ऑफ प्लेइंग द जेम्स बॉन्ड। वो पहले अभिनेता थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का रोल निभाया था और वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए फेमस रहे फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। उनकी पहली मूवी बिग स्क्रीन पर थी डॉक्टर नो, जिसका नाम है, इन द ईयर 1962। चलिए बढ़ते हैं 47th क्वेश्चन की ओर। TN कृष्णन का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी वायलिनिस्ट। लेजेंडरी वायलिनिस्ट TN कृष्णन का हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 92 ऑन 2 नवंबर 2020। उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं अपने करियर के दौरान और जिसमें सबसे हाईएस्ट ऑनर का है पद्मा विभूषण।
चलिए बढ़ते हैं 48th क्वेश्चन की ओर। सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य के सबसे कम समय के सीएम थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी बिहार। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम रह चुके हैं और वो बिहार के सीएम थे सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए इन द ईयर 1968। और उनका जो निधन हुआ है वो हुआ है एट द एज ऑफ 87 ड्यू टू कोविड-19 ऑन 3rd of November। चलिए बढ़ते हैं 49th क्वेश्चन की ओर। 49th क्वेश्चन, फराज खान का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अभिनेता। फराज खान एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है ड्यू टू अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस रही है 1998 की मूवी मेहंदी, जिसमें वो थे ऑपोजिट रानी मुखर्जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस साल उनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी थी और ये मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 2014। और इसके अलावा वर्ल्ड सिटीज़ डे भी 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का उनका थीम है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है भारत में फाउंडेशन डे ऑफ केरला, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और इसके अलावा वर्ल्ड वीगन डे भी 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ष 2013 से, क्योंकि वर्ष 2013 में 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट को मार दिया गया था इन माली। तब से यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, क्योंकि अब तक 1200 जर्नलिस्ट को मार दिया गया है दुनिया के अलग अलग कोनों में। 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, और इस वर्ष का उनका थीम है 2020 सेंदाई 7 कैंपेन। इसे यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया था वर्ष 2004 में, जब सबसे भयानक यानी कि सबसे डेडलीस्ट सुनामी आई थी इन द इंडियन ओशन रीजन। और एवरी ईयर 1st थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग, और इस वर्ष मनाया गया था ऑन 5th of November। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।